हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ग्रोइंग मिडिल क्लास जो थी वो ग्रो अप हो रही थी, किस तरह से उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपनी पार्टिसिपेशन दी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग पास्ट की बात करें, मतलब एंशिएंट टाइम की या फिर जो प्रीवियस टाइम रहा है उस टाइम में, तो उस टाइम पे पीजेंट्स जो थे और जो वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। क्यों पार्टिसिपेशन उन्होंने देना शुरू कर दी थी? रिवॉल्ट जब हो रही, विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि टैक्सेशन जो थी वो अननेसेसरली बढ़ती जा रही थी, फूड की स्कैर्सिटी थी, मतलब किसी को भी खाने के लिए ब्रेड एंड बटर तक भी नसीब नहीं हो रहा था। अब हर एक तरह के मीन्स जो थे वो मतलब वहाँ पर कमी हो चुकी थी, जिससे कि उनको फुल स्केल मेजर्स का लेना बहुत ज़रूरी था। एक प्रॉपर चेंज लाना था उनको। कौन सा चेंज? एक सोशल चेंज लाने की ज़रूरत थी और उनको एक प्रॉपर इकोनॉमिक ऑर्डर की ज़रूरत थी जो उनकी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सके। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि लोगों को इतनी कम वेजेस प्रोवाइड करी जाती थी कि जिससे कि वो अपनी लाइफ के जो कंफर्ट्स हैं, लाइक उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो फुलफ़िल नहीं कर पाते थे। इसलिए अब ये जो ग्रुप्स थे वो डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे थे, उनकी पार्टिसिपेशन जो थी वो बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि उनकी नेसेसिटीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही थी और उनको लग रहा था कि जिस तरह की मतलब जिस तरह की क्रुएलिटी को हम लोगों ने फेस किया, आने वाली जो जनरेशन है वो इस तरह की क्रुएलिटी को फेस ना करे, इसलिए उन्हें प्रोटेस्ट जो थे वो करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे बताया गया ये जो ग्रुप थे वो कौन सी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कौन सी सोसाइटी के कौन से पार्ट से बिलोंग करती थी। इट बिलोंग्स टू द थर्ड स्टेट, जिसमें आप लोगों को पता है कि एजुकेशन जो था वो बी थी। एजुकेशन भी मिल रही थी लोगों को, लोग अवेयर भी हो रहे थे, उनके पास न्यू आइडियाज़ भी थे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया 18th सेंचुरी में ये देखा गया, उस टाइम पर ये मतलब पता चलता है कि सोशल ग्रुप्स जो थे वो एमर्ज हुए। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो थे वो न्यूली इवॉल्व हुए थे, जिनको क्या नाम दिया गया था? मिडिल क्लास नाम दिया गया था। और ये लोग जो थे वो कहीं ना कहीं वेल्थ भी अर्न कर सकते थे, मतलब पढ़े लिखे थे, जॉब करके अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते थे। देन उसके बाद ये क्या करते थे? ट्रेड भी करते थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में भी वर्क करते थे, लाइक वुलन, मतलब कौन कौन सी मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रोड्यूस करते थे? ये वुलन क्लॉथ्स हो गए, सिल्क टेक्सटाइल में वर्क करते थे, इधर एक्सपोर्ट भी करते थे थिंग्स को, मतलब ट्रेड करते थे और उनको ख़रीदते भी थे। और ये किसके द्वारा ख़रीदे जाते थे? सिर्फ और सिर्फ रिच मेंबर्स जो थे सोसाइटी के, उनके द्वारा ही थिंग्स को ख़रीदा जा सकता था। क्यों रिच मेंबर्स के द्वारा ही ख़रीदा जा सकता था? क्योंकि रिच मेंबर्स जो थे वो फाइनेंशियली वेल ऑफ थे, और जो ये जो मिडिल क्लास थी दे हैव मतलब स्टेगनेंट नहीं थे, उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो अगर हम लोग बात करें इनकी, इसके अलावा मार्चेंट्स जो थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो भी थर्ड स्टेट में आते थे। फर्स्ट जो प्रोफेशनल्स थे, लायर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव्स थे, ठीक है, ऑफिशियल्स जो थे वो भी इसमें इंक्लूड होते थे। ये सब लोग जो थे वो एजुकेटेड थे और इनका बिलीव था कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी में ऐसा नहीं है जिसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस जो हैं वो प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताया गया कि सभी जो हैं वो एक समान, सभी का बर्थ होता है, सभी का एक जैसी ही मतलब पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं राजा की फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं राजा बनूँगा, मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं बस वही बार्बर का काम करूँगा या स्वीपर का काम करूँगा। इस तरह की उनकी खुद की थिंकिंग थी, ना कि इस तरह का कोई प्रिविलेज जो कि बाय बर्थ किसी को प्रोवाइड नहीं होता था। अब पर्सन्स जो थे उनकी सोशल पोजीशन जो थी, उनका जो मैरिट पर डिपेंड होता था कि वो किस तरह का काम करता है। ठीक है, अब ये जो आइडियाज़ थे उसी पर सोसाइटी जो थी वो पूरी बेस्ड थी। अब सोसाइटी को क्या करना था? फ्री करना था और इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी थी, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करनी थी यहाँ पर, जो कि बहुत सालों से नहीं चल रही थी। मतलब लुई 16 के टाइम पर लोग जो थे वो अवेयर हो चुके थे, जिससे कि अब उनका ये मानना था कि अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि एक फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था, जिन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी, और उन फ़िलासफ़र का नाम था जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो। ठीक है, जिनको जे रूसो कहा जाता था। ठीक है, और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था
क्या किसके बारे में लिखा हुआ था, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया था, लॉक ने इसके ऊपर बात करी। तो 2 ट्रीटीज़ का मतलब क्या हुआ, 2 ऐसे एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, जिसमें क्या बताया गया कि एक ऐसा डेक्टोराइन है, एक ऐसा सिस्टम है जो डिवाइन है, जो एब्सोल्यूट है, जो कि क्या करता है, जो एक किसी भी मतलब एक एब्सोल्यूट मोनार्क से बिलोंग करता है। मतलब एक एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एक पर्सन के द्वारा रूल किया गया हो, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है, और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पॉपुलेशन जो है वो ओबे करती है। अब जे रूसो जो थे, उन्होंने इस आइडिया को फॉरवर्ड किया, मतलब आगे तक लेके गए वो। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्म जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होनी चाहिए। मतलब कि हमारी जो भी गवर्नमेंट होगी वो सोसाइटी का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना, एग्रीमेंट या ट्रीटी बोल सकते हो, जो किसके बीच में होगी, पीपल के और रिप्रेजेंटेटिव के। मतलब कि अगर हम लोगों ने वोट करे हैं, मतलब हम लोग आगे पीपल, तो हमारा जो हम लोगों ने जिस लीडर को चुना होगा वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, जब इलेक्शंस होने वाले थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं हमारे घर में, आके हमें बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमें वोट कीजिए, आने वाले 4 सालों में हम आपकी सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। वो हमें बोलते हैं कि आप हमें अपना मतलब मेंबर बना लीजिए, तो हम आपकी नीड्स फुलफ़िल करेंगे। एक मतलब से तरह से एक एग्रीमेंट करते हैं, एक ट्रीटी होती है उनके बीच में। तो यही बताया गया था उसमें कि जे रूसो जो थे, उन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करी यहाँ पे। उसके बाद एक और यहाँ पे बात करी जाती है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, जिसमें उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने लिखा था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें उन्होंने प्रपोज किया था डिवीज़न ऑफ पावर, कि पावर जो है वो डिवाइडेड होनी चाहिए, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में। और वो गवर्नमेंट के 3 हैंड्स होते हैं, वन इज़ लेजिस्लेटिव, अनदर वन इज़ एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी। क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, उसी तरह से गवर्नमेंट के भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे लेजिस्लेचर है, वो क्या करता है, लॉ मेकिंग करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करता है। एग्जीक्यूटिव कौन है उसमें, एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं हमारे मिनिस्ट्रीज, लाइक पीएम आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, स्टेट गवर्नर्स आ गए, वगैरह वगैरह। इस तरह के मिनिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हीं लॉज को जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं। अब जो इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो लॉज को नहीं मान रहे, तो उनको ओबे करवाने के लिए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करवाने के लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट्स, ठीक है, लीगल जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं। क्लियर है ये। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट का ये वाला जो सेपरेशन ऑफ पावर या फिर डिवीज़न ऑफ पावर वाला जो हम लोग बोल सकते हैं आइडिया था, मॉडल था, वो पहले कहाँ पे फोर्स किया गया, उसको कहाँ पर अप्लाई किया गया, यूएसए में। और उसके बाद 13 कॉलोनीज जो थी उनको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा गया था, जब फ्रेंच पॉपुलेशन या फ्रेंच लुई 16 ने हेल्प करी थी ब्रिटेन की, सॉरी अमेरिकन कॉलोनीज़ की, ब्रिटेन के साथ लड़के उन्होंने इनको इंडिपेंडेंट करवाया था। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1787 में फॉर्म हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। मतलब इंडिविजुअल्स को अपने पर्सनल राइट्स जो थे वो मिल गए थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, ये जो आइडिया था फिलोसोफर्स का, उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक हर एक जगह पर डिस्कस किया जाने लगा, चाहे वो सैलून्स हों, कॉफ़ी हाउसेस हों, और लोगों तक पहुँचने लगा। अलग अलग तरह के थिंकिंग जो थी वो डेवलप होना शुरू हो गई। बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में ये जो एक आर्टिकल की तरह छपना शुरू हो गया, जिससे कि लोग इसे क्या करते, ग्रुप्स में पढ़ते। और अब लोग जो थे उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, एक बंदा अगर पढ़ता था तो बाकी वाले उसको सुनते थे। तो इससे लोगों में ये जो एक प्रोटेस्ट का भाव था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिवोल्ट जो थी, वो अलग अलग तरह से स्प्रेड हो रही थी। और जैसे जैसे न्यूज़ स्प्रेड होने लगी कि लुई 16 जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे टैक्सेशन इम्पोज करी है लोगों के ऊपर, वो लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं कर सकते, तो अब क्या होगा, शायद वो अटैक कर देंगे, लोगों को मार देंगे, या इस तरह की अलग अलग रूमर्स जो थे वो सुनने को मिल रहे थे। इसी वजह से लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया अपने प्रिविलेजेस को लेके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।